नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब बियॉन्ड द बैच पॉडकास्ट की शुरुआत की है। इसमें अब पुलिस अपनी चुनौतियों के बारे में बताएगी, अपनी तमाम ऐसी चीजों को साझा करेगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से। पहला इसका इंटरव्यू डीजीपी प्रशांत कुमार की पहल के बाद इसका पहला इंटरव्यू लिया गया है। डीसीपी जो लखनऊ सेंट्रल है, आईपीएस रवीना त्यागी, उन्होंने पहला इंटरव्यू शूट किया है, जिसमें 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हुए जो अधिकारी हैं एसएन सावत साहब, उनका इंटरव्यू लिया है और उनसे इस पॉडकास्ट के जरिए उन तमाम चुनौतियों के बारे में अपने अनुभवों को इस पॉडकास्ट के जरिए साझा किया है। यूपी पुलिस की पहल है, जिसमें वो बताएगी कि किस तरीके से उनको किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या चीजें होती हैं जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से, बियॉन्ड द बैच पॉडकास्ट के माध्यम से जनता के बीच रखी जाएगी। और इसका पहला इंटरव्यू भी अब शूट कर लिया गया है। आपको बता दें, कानपुर में से जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि रेलवे ट्रैक पर खाली एलपीजी सिलेंडर मिले हैं। ये तीसरी बड़ी घटना है और सबसे बड़ी बात है कि 4 महीने के भीतर ये तीसरी बड़ी घटना है, जिसका हम विजुअल आपको दिखाते हैं। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर खाली एलपीजी सिलेंडर मिले हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, कानपुर की सीधी सीधी तस्वीरें। ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर्स मिले और सबसे बड़ी बात है कि 4 महीने के भीतर ये तीसरी बड़ी घटना है। अगर इस तरीके से अगर पुलिस चौकन्नी नहीं होती तो एक बड़ी घटना हो सकती थी और किसी भीषण हादसे का शिकार हो सकती थी ट्रेन। लेकिन पुलिस ने संजीदगी दिखाते हुए, और जब ये पुलिस को जानकारी मिली इस पूरी एलपीजी रखे हुए सिलेंडर की, तो पुलिस वहां पहुंचती है और उसको हटाती है। सबसे बड़ी बात है, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और इस जांच में कई बार देखने को मिला है कि ट्रैक्स पर कभी लकड़ी के बोटे मिलते हैं, कभी एलपीजी सिलेंडर्स मिलते हैं और बड़े-बड़े कभी-कभी पत्थर भी मिलते हैं। क्या कोई प्लानिंग के तहत कोई कार्य किया जा रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में कई एक्सीडेंट्स देखने को मिले, ट्रेन दुर्घटना की शिकार हुई और कई लोग की जान चली गई। पुलिस इस एंगल पे जांच कर रही है क्योंकि आतंकी किसी न किसी तरीके से कोई तैयारी कर रहे हैं जिससे एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके। शायद ये वजह भी हो सकती है और इसीलिए पुलिस हर एंगल से इस पूरी घटना की जांच कर रही है। आपको बता दें, ठंड का कहर जारी है, शीतलहर चल रही है, घने कोहरे हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं। ऐसे में लोगों के पास अब एक एक सीधा उपाय बचता है कि वो कोहरे में और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हर जिले से आ रही है जहां पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से ताज नगरी है, ताजमहल है, वो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। पूरा का पूरा इस वक्त जो ठंड का कहर है वो देखने को मिल रहा है, शीतलहर, और अभी इसमें कोई रियायत नहीं मिलने वाली क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। अब चलते हैं सभी सहयोगियों के पास, अपने एक-एक करके हमारे साथ स्क्रीन पे जोड़ेंगे और आज की जो बड़ी खबरें हैं वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। एक-एक करके हमारे सभी साथी हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे और चलेंगे, उनसे जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंद्रवीर के पास, हमारे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है आज की इंद्रवीर रायबरेली से? अखंड, देखिए बता दें, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि आपने भी सुना होगा और ये उत्तर प्रदेश के पैमाने पे बहुत बड़ी खबर थी। जुलाई 2024 में जो है एक मामला हुआ था सलोन कोतवाली के तहत, और वहां पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाते हुए 18 लोग पकड़े गए थे। एक जनसेवा केंद्र था, वो जनसेवा केंद्र के जो संचालक थे वो जिसान नाम के व्यक्ति थे, और उन्होंने वहां पे उनके यहाँ जब ये किराए पे जनसेवा केंद्र था और वहां पे 18 लोग, अखंड ये बहुत बड़ी खबर थी जुलाई की, और इसमें एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन महकमा पूरे तरीके से हिला था, और इसमें एटीएस को जो है ये जांच दी गई थी। उसमें जांच के थ्रू 18 लोगों को जो इसमें संलिप्त पाए गए थे वो कई जिलों में और कई देश
देश विदेशों के लिए प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ से बनाए जा रहे थे। खैर, जन्म प्रमाण पत्र काफी संख्या में यहाँ पे पाए गए थे जो फर्जी बनाए गए थे। और जैसा हर बार ये मुद्दा उठता है कि ये जो आतंकवादी संगठन होते हैं, ऐसे जो संगठन होते हैं, इसमें बांग्लादेश के लिए और भी कई देशों के लिए और कई जगह के जो है जन्म प्रमाण पत्र पाए। इसमें 18 लोगों को उस समय हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई और एटीएस एक्टिव हुई और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, आईजी रेंज, कई लोग यहाँ पे आए और लगातार लगभग 3-4 महीने तक ये प्रक्रिया चली और उसके बाद इसमें 18 लोगों को जेल भेजा गया। कल उसी में रायबरेली पुलिस का एक जो है फिर से अभियान चला है और इसमें जो है गैंगस्टर धारा लगाई गई है। इसमें जो यहाँ के एसपी हैं, उनकी जो है बाइट भी हम चाहेंगे, अगर हमारे पास है तो वो प्ले भी हो जाए कि इसमें जो घटनाएं हुई। थाना सलोन में पिछले वर्ष एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें जन सेवा केंद्र से फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए थे। इनकी जांच की गई थी तो काफ़ी बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र क्षेत्र से जारी होना पाया गया था। इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था और 18 लोगों की गिरफ्तारी होकर सभी लोग जेल गए थे। इसमें उसी मामले में कल गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है थाना सलोन में। सभी लोग जेल में हैं और इसकी विवेचना थाना डी अन्यत्र थाने को स्थानांतरित की गई है। इनकी प्रॉपर्टी जो इस कार्य से इन लोगों ने संपत्ति अर्जित की है फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के बाद और उनके दुरुपयोग से जो संपत्ति जनरेट की है उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। अगर उसमें इस तरीके की संपत्ति पाई जाएगी जो अपराध से उन्होंने अर्जित की है तो उसको जब्त किया जाएगा नियमानुसार। इंद्रवीर, इंद्रवीर बताइए, आप कुछ कह रहे बताइए। अखंड, जैसा आपने देखा कि एसपी डॉक्टर एसबी सिंह ने कहा कि अगर जांच अभी जारी है और ये जांच कंटिन्यू, चूंकि कई देशों के लिए ये जो है बनाए गए और कई काफी संख्या की तादाद में जो है जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। ऐसे गिरोह का सलवन पुलिस के ऊपर, सलवन कोतवाली के ऊपर बेसिकली बात करें तो कोतवाल जितेंद्र सिंह के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है और कई सवाल उठे, लेकिन उन सवालों को चुनौती देते हुए जितेंद्र सिंह जो कोतवाल है इस समय, उन्होंने और एसपी, ये जब उस समय की बात है जब यहाँ पे अभिषेक अग्रवाल एसपी हुआ करते थे जो इस समय नहीं है, और उनके बाद जब चार्ज लिया डॉक्टर यशबीर सिंह ने, तो उसके बाद भी अभी भी यहाँ पे चूंकि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन मुख्यमंत्री तक ये बात गई और इस पे ये चाबुक चलना अभी तक बंद नहीं हुआ है प्रशासन का और ये लगातार चल रहा है, जिसमें कल गैंगस्टर के तहत, गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी मुकदमे जो है पंजीकृत किए गए। जी अखंड। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से जन सुविधा केंद्र में इस तरीके से फर्जी, जो आपको देखिए आधार कार्ड या कहते हैं कि प्रमाण पत्र, जन प्रमाण पत्र, तमाम ऐसी चीजें बनती हैं, सवाल ये खड़े होते हैं क्योंकि दिल्ली में भी इस तरीके के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया और बांग्लादेशी नागरिकों से इस तरीके की चीजें पाई गई है, जहां पर जो संदिग्ध चीजें जिसकी वजह से वो तमाम जो होते हैं आधार कार्ड बनाते थे, फर्जी प्रमाण पत्र बनाते, तमाम चीजें बनाते थे। सवाल ये है कि क्या जन सुविधा केंद्र जो लोगों की आम सुविधा के लिए बनाए गए थे, क्या अब उसमें गलत तरीके से काम किए जा रहे, क्योंकि हर जगह से लगभग खबरें आ रही हैं कि इन जन सुविधा केंद्रों पर ही बहुत बड़ी कमियां और गलतियां की जा रही हैं और बहुत बड़ा भंडाफोड़ हो रहा है, तमाम ऐसी जगहों से खबरें आ रही है। तो क्या जन सुविधा केंद्र को लेकर के सवाल सरकार को कोई कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए अगर जैसा आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उठाने की जरूरत पड़ेगी कि कहाँ पे क्या इंक्वायरी हो रही है और क्या चीजें जो है गवर्नमेंट कितना संजीदा है इन सबको लेकर के और उसमें कितनी कार्रवाई होती है। जैसे अभी बैंक में ज्यादातर अखंड पहले क्या होता था, जब आधार कार्ड नए नए बनने शुरू हुए थे, जब आधार कार्ड कहीं पे नहीं था, जब गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी किया तो उसके तहत लोगों को एक अथॉरिटी दी गई कि आप जो है एक पोर्टल लेकर के जनसेवा वाले या फिर जो एक साइबर कैफे पे होते हैं वहां पे भी काम होता था। धीरे धीरे जब गवर्नमेंट में ऐसी चीजें आई कि इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, इसमें गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना गवर्नमेंट संजीदा हुई और वो जो अधिकृत था उसको जो है जनसेवा तक सीमित कर दिया। अब जनसेवा वो चीज हटा करके अखंड वो बैंकों में एक पर्टिकुलर एक आदमी को सत्यापित कर दिया गया, बैठा दिया गया कि आप ये ही बनाएगा, और उसका एक रीजन है कि मोहल्ला हो या तहसील हो या जिला हो, कहीं पे भी भारी तादाद में, अब जैसे कहीं पे कोई करेक्शन कराना, ज्यादातर बच्चों का जो करेक्शन होता है इसमें स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और उसको लेकर के आधार कार्ड अपडेट करना, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जिसको लेकर के तहसीलों में, गांवों में भारी तादाद में, यहाँ तक कि बीच में रायबरेली में थाना गुरुप्रकाशगंज लगता है, वहां से कई ऐसी तस्वीरें आई या ये अलग अलग तस्वीरें आ रही है कि वहां पे लोग 5 बजे सुबह से, जैसे कहीं हम मंदिर जाते हैं बहुत बड़े मंदिर में, जैसे कल नया साल था तो लोग उज्जैन जाते, कई जैसे
सुबह सुबह भीड़ लग जाती है, जैसे कहते हैं ना जल चढ़ाने की भीड़ लग जाती है, शिवरात्रि हो ऐसा कुछ। तो वैसे ही आधार कार्ड को बनाने को लेकर के लोग सुबह सुबह अपने घर से 5 बजे 4 बजे आते हैं और बैंक के बाहर लाइन लगा के बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट संजीदा हुई है और उनपे जो है उन्होंने शिकंजा भी कसा है। तो ये पर्टिकुलर एक बैंक को दे दिया गया। अभी अब धीरे धीरे किसी चीज सिस्टम को धीरे धीरे ही सुधारा जा सकता है। एक बैंक तो नहीं सुधर सकता, लेकिन हाँ गवर्नमेंट संजीदा हुई है, इन सब पे उन्होंने शिकंजा अपना कसा जरूर है। अखंड बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। करे भी क्या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट चाहती है कि आम जनता को सहूलियत मिले, सहूलियत के लिए उन्होंने तमाम जन सुविधा केंद्र बनाए, लेकिन इसमें भी जो लोग हैं वो लगातार ऐसी कोशिशें करते हैं कि उससे कहीं ना कहीं लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाया जाए, पैसे लेकर के कई लोगों के आधार कार्ड बना दिए गए, तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आती है। लेकिन पुलिस की संजीदगी है कि ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ होता है और ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, गलत तरीके के फर्जी प्रमाण पत्र बनाते हैं, तमाम ऐसे कागजात बनाते हैं, उनकी न सिर्फ धरपकड़ हो रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कड़ा प्रहार भी है उन पर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए आप। अगर एक चीज और कहूंगा, जैसे कि डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि ना कि इनके ऊपर गैंगस्टर या और भी धाराएं जो बिहार के और ऐसे कुछ लोग इनसे इसमें संलिप्त पाए गए हैं, एसपी ने डायरेक्टली कहा कि उनकी भी जांच अभी आगे चल रही है और जो इससे इन्होंने धन अर्जित किया है, जो हवाला के थ्रू पैसा आया होगा, ये कहीं ना कहीं अगर इसमें विदेशों से बांग्लादेश का और भी कई देशों का बनाया गया तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रैकेट रहा होगा और बहुत बड़े पैमाने पर धन आया होगा और उनसे जो धन अर्जित हुआ होगा उस संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा और ये होना बहुत जरूरी है। जी अखंड, बस इतना ही कहना था। बिल्कुल 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 सही बात है। धन अर्जित, अगर अवैध कमाई आप करते हैं और किसी अवैध इलीगल तरीके से, तो आपके धन को अर्जित करने का अधिकार पूरा का पूरा सरकार और पुलिस प्रशासन के पास है। सवाल ये है कि किस तरीके, आपने देखा होंगे कई ऐसी बार खबरें आती है कि बांग्लादेशियों के भी यहाँ पर आधार कार्ड बन गए हैं। तमाम ऐसी चीजें लगातार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई है उसकी काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसे लोगों को के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि सच में जो उन्होंने धन अर्जित किया है इस तमाम चीजों से, इलीगल तरीके से, उसके धन को भी जब्त कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारे साथ अमनीश जुड़ चुके हैं कानपुर से। अमनीश, 3 घटनाएं सामने आती हैं, रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर्स रखे हुए होते हैं, 4 महीने के भीतर 3 बड़ी घटनाएं हैं। क्या कोई आतंकी कनेक्शन है, क्या आतंकी साजिश है इसके पीछे? क्या कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही है? देखिए अगर ये शिवराजपुर थाना पड़ता है, जहाँ का बर्राजपुर एक एरिया है, जहाँ पर एक सूचना मंगलवार देर रात मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर जो है वो एक सिलेंडर रखा हुआ है, जिसके बाद जो पुलिस आनंद वहाँ मौके पर पहुंची थी। फिलहाल जो सिलेंडर है वो बगल में झाड़ियों में मिला था और खाली सिलेंडर था 5 किलो का, जो जिसको बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरीके की घटनाएं लगातार कानपुर में देखने को मिली हैं। कानपुर के आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर इस तरीके का भय जरूर लोगों में बना रहता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पे रेल पलटने की जो घटना है लगभग 1-2 सालों से लगातार हो रही हैं। तो जो कनेक्शन है लगातार जो एजेंसियां हैं वो लगातार कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन निकालने का प्रयास करती हैं। कहीं ना कहीं तक वो पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अभी इनमें कोई बड़ी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है कि कोई बड़ा खुलासा किया गया हो, कोई बड़े कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया हो जो इस घटना में शामिल हो। फिलहाल जो है पुलिस इस वक्त और संजीदा से काम कर रही है, क्योंकि प्रयागराज कुंभ चल रहा है। लगातार यहाँ से ट्रेनें जो है वहां पर जाती हैं, जिसको लेकर के अभी एक खबर सामने आई है कि कुछ आतंकवादी वहां पर जो है नागा बाबा के रूप में पहुंच करके वहां पर हमला करने वाले हैं, जिसको लेकर के पुलिस ने फिर से यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया और लगातार रेलवे ट्रैक पर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है और जो स्टेशन है वहां पर भी पड़ताल शुरू कर दी है। खंड बिल्कुल अवनीश, आप बहुत बड़ी बात कह भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक खुफिया रिपोर्ट आईबी और एलआईयू की तरफ से होम डिपार्टमेंट को दी गई, जिसमें बताया गया है कि महाकुंभ में जो आतंकी साजिश रची जा रही है और उसमें कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि रेल जिहाद की बात भी निकल करके सामने आ रही है और उसको कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट करके देखा भी जा रहा है कि क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है ये आतंकी। क्योंकि आतंकी पन्नू ने 24 दिसंबर को एक वीडियो फुटेज जारी किया था, जिसमें उसने बोला था कि पीलीभीत में जो आतंकी मारे गए हैं उनका बदला कुंभ में लिया जाएगा। 31 दिसंबर को भी एक युवक ने पोस्ट किया था, उसमें कहा था 1000 लोगों की जान ली जाएगी। ऐसा वो जो युवक है वो बिहार का रहने वाला है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है और तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजरें बनाए हुए है पुलिस। लेकिन सवाल एक है अवनीश कि क्या इस तरीके से रेलवे ट्रैक्स पर जिस तरीके से 4 महीने के भीतर ये 3 बार एलपीजी सिलेंडर्स मिलते हैं, कई बार लकड़ी के बोटे मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, तो क्या इस चीज की कोई आशंका व्यक्त की गई है कि क्या सच में कोई बड़ा गिरोह, कोई बड़ी आतंकी साजिश है? क्योंकि अब लोगों को आतंकियों के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है केंद्र की सरकार और पहली नजर बनाए हुए, इसलिए बड़ी घटना कोई अंजाम नहीं दे रहे हैं, तो क्या आम लोगों को इस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है?
जी, अखंड बिल्कुल क्योंकि बता दें क्योंकि रेल को आदमी बहुत सुरक्षित मानता है, लगातार रेल में सफ़र करता है और बहुत अधिकांश लोग रेल से ही सफ़र आस-पास के जिलों में और बहुत दूर-दूर तक करते हैं। तो कहीं न कहीं एक टारगेट बनाने की अगर बात की जाए तो इसको टारगेट बनाना बहुत आसान भी है क्योंकि ब बहुत जगह पे रेल रुकती है और बहुत अच्छी कहा जाए तो बहुत ज़्यादा चेकिंग भी इसमें नहीं होती है। तो कहीं न कहीं जो है आतंकी इसको टारगेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन पुलिस जो अभी तक इस मामले में जितना पुलिस ने बताया है उसमें अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ में नहीं लगा है कि किसके द्वारा यहाँ पर सिलेंडर रखा गया है। फिलहाल जो है टीमें गठित कर दी गई हैं और यहाँ पर जो है जाँच और पड़ताल जो भी है वो शुरू कर दी गई है। हाँ। अवनीश, क्या रेलवे अधिकारियों की तरफ से भी कोई कदम उठाया गया है? क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ी चीज, कहते हैं कि रेलवे ट्रैक्स इतने लंबे हैं तो हर जगह तो पुलिस तैनात नहीं की जा सकती। क्या रेलवे अधिकारियों की तरफ से कोई खास इंतजाम या कोई इस तरीके की कोई मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए, जीआरपी पुलिस लगातार तो मॉनिटरिंग के रूप में जो है यहाँ पर क्योंकि जब से ये हादसे हुए उसके बाद में कई जगह पर इस तरीके की छोटी चौकियां जरूर आसपास में जो जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बना दी गई हैं और साथ में साथ एक जो अच्छा कार्य किया गया था कि जो जितने भी गांव इस रेलवे ट्रैक के आसपास बसते हैं उनमें से कुछ लोगों को चुना गया था, उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उस समय जिस समय पर वहां से निकले तो देखते हुए चले, अगर कोई ऐसी संदिग्ध परिस्थिति पाई जाती है तो तुरंत जो है जीआरपी पुलिस को या पुलिस को सूचना दे, जिससे अगर कोई हादसा होना हो तो वो रुक सके। तो इस तरीके से पुलिस लगातार कार्य कर रही है कि हादसे ना हो, लेकिन जिस तरीके से ये सिलेंडर मिल रहे हैं, जिस तरीके से गुटखे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो है बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। खंड बिल्कुल अवनीश, क्योंकि रेलवे अधिकारियों को, पुलिस को, तमाम इससे संबंधित जो लोग हैं उनको नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि कुंभ में ही 40 से 45 करोड़ लोगों को पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में रेल एक सुगम साधन है और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं। प्रताप, बताइए अवनीश, कुछ कहना चाह रहे, बताइए। अखंड एक कानपुर की एक और बड़ी खबर है जो जरूर दर्शकों को पता होनी चाहिए हमारे। एक कानपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस जो है यहाँ पर, पुलिस का कल्याणपुर थाना पड़ता है यहाँ पर, आपको बता दें 2008 से लेकर के अब तक की लगभग 11 केस डायरियां जो है गायब हैं। जब कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट जो है यहाँ के कमिश्नर से पूछता है कि केस डायरी कहाँ है, तो उसके बाद में आनंद पानद में 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें से 7 उप निरीक्षक और 2 हेड कांस्टेबल हैं। आपको बता दें कि 2008 से जो लगातार ये मामले थे, काफी मतलब कि बड़े मामले थे जिनमें जो है केस डायरी गायब कर दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके नाम इनमें सामने आए हैं उनमें से 3 लोग रिटायर हो चुके हैं। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनका अभी ये कहना है कि हमने केस डायरी वहीं पर छोड़ दी थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से इतना बड़ा मामला सामने आया है उसमें किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। जो लोग रिटायर हो गए हैं या जो लोग अभी पोस्ट है अगले जब जनपद में है, उनको किस तरीके से इसको घेरे में लिया जाएगा। अखंड बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर केस डायरी गायब हो जाएगी तो कैसे इस पूरे मामले की पड़ताल भी हो पाएगी? इनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है ना कि इतने समय से जो केस डायरी होती है, क्या जांच पड़ताल समय समय पर नहीं होती है? कि केस डायरी की अगर इस तरीके से गायब हो जाती है कि आराम से पुलिस वाले आराम से सो रहे होते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि हमारी केस डायरी कहाँ रखी हुई है। ठीक है, आप जो लोग रिटायर हुए वो भी अब जांच के फेरे में फंसेंगे और उनसे भी जवाब तलब होगा, लेकिन सवाल है कि उनको कुछ, ये सारी चीजें एक रूम स्ट्रॉन्ग, जो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग रूम बनाना चाहिए, उसमें सारी कागजात और जो ऐसे विशेष महत्वपूर्ण जो डायरीज होती है उसमें रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस तरीके की कोई लापरवाही सामने निकल करके ना आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। कौन सी बड़ी खबर है आज प्रतापगढ़ से ज्ञानेंद्र? बिल्कुल, देखिए अखंड अभी आतंकवादियों के अलर्टनेस देखा जा रहा है। तो आपको बताते हैं कल तक बहुत तेजी कर दी है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रयागराज अयोध्या का मेन मार्ग है और प्रतापगढ़ भी जो बॉर्डर का वो काम करके जीआरपी थाने और स्टेशन से लेकर के बस स्टेशन सारी हर जगहों में कल पुलिस एक्टिव रही और वो चप्पे पे नजर लगा के रखी गई। जिस तरीके से कल पोस्टिंग देखने को लगी, ये लगा कि प्रतापगढ़ पुलिस अब एक्टिव दिख रही है। हाँ, अब ये अलग बात है कि अब देखना होगा कल एक्टिव रही और पिछले दिनों भी एक्टिव रही, क्या प्रतापगढ़ पुलिस एक्टिव आगे भी रहती है? 45 दिन को कुंभ मेला चल रहा है अभी, एक दिन एक्टिव में 2 दिन एक्टिव में उसके कारण जो नहीं होगा। आपको कुंभ मेला और कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। तो महाकुंभ होने के कारण कितना एक्टिव रहती है ये भी बहुत बड़ी चीज है। पेट्रोलिंग कल काफी बड़ी रही पूरे जिले में।
जिले में जिस तरीके से एक्टिव रही प्रतापगढ़ पुलिस, वो एक सराहनीय कार्य रहा है। मैंने देखिए हर हर वक्त ये कहा है कि प्रतापगढ़ पुलिस कहीं न कहीं सुर्खियों में रहता है और हर वक्त सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस बार अलग ही सुर्खियों में थी, क्योंकि कल पुलिस लाइन की फोर्स के साथ प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार को जो है हाँ, और आक्रमण को लेकर के काफी एक्टिव रहे। कल पहली डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि आपने जिस तरीके से IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है बोला है, वो काफी आपने गलत हमसे पूछा कि क्या अतिक्रमण आपने हटवाया है और उसके बाद भी अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ पे अतिक्रमण है हटवाना चाहिए, लेकिन जब आपने हटवा दिया तो अतिक्रमण फिर से क्यों हो गया? आपने कहा कि अतिक्रमण हटवा दिया गया है, लेकिन अतिक्रमण दोबारा हो गया। अतिक्रमण को लेकर के अब दोबारा से पुलिस आज से फिर से एक्टिव हो रही है प्रतापगढ़ में और आज से फिर से एक अभियान चल रहा। और आपको बता दें नहीं तो अभी ज्ञानेंद्र इतने जो अतिक्रमण करने वाले हैं, क्या उनके अंदर पुलिस का खौफ नहीं है? क्या प्रशासन का खौफ नहीं है कि अतिक्रमण हटा रही है, फिर से अतिक्रमण कर ले रहे हैं? तो ऐसी कोई कठोर कार्रवाई करें कि अगर वो फिर से अतिक्रमण करने के लिए प्रयास करें तो उनके खिलाफ उनको खुद सोचने में मजबूर हो जाए। कारण क्या है कि आप कोई कार्रवाई करके जाते हो, अगले दिन फिर से अतिक्रमण हो जाता है, तो ऐसी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का फायदा क्या है? सवाल तो ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल देखिए आखिर आपको बता दें ये अतिक्रमण को लेकर अभियान पहली बार नहीं को लेकर के अतिक्रमण चल रहा है। लेकिन कल ही मेरी गाली ना यार यहाँ पे। और नगर पालिका इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि नगर पालिका वालों की कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप होता है, कहीं ना कहीं सेटिंग होती है। वो लोग फिर से जो है अपना फिर से कर देते हैं, आप लोग एक दो दिन बाद फिर से रख लीजिएगा। अब की नहीं हम तो लोग अगर ऐसा पुलिस कहते हैं नगर पालिका वाले, अगर ऐसा कहते हैं कि ऐसी कोई सेटिंग करते हैं कि आप फिर से कर लीजिएगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सड़कें आम जनमानस के लिए है, सुविधा के लिए है। सड़कें किसी अतिक्रमण के लिए नहीं है। किसी का भी घर हो, XYZ अगर कोई बनाया गया, कोई प्लान बनाया गया है, तो नगर पालिका वाले कौन होते हैं उस चीज को वहां पर लगवाने के लिए? उनके खिलाफ कार्रवाई करे पुलिस। क्यों नहीं कार्रवाई करती है? बिल्कुल बिल्कुल देखिए अखंड डॉक्टर अनिल कुमार ने साफ तौर पे एकदम क्लियर कहा है, साफ बातें कही है। उन्होंने अतिक्रमण को लेकर के और महाकुंभ को लेकर के देखिए अवनीश हमारे साथी थे, उन्होंने अभी बोला कि जो इलेक्टनेस कानपुर में देखी गई और जो धमकियां मिली है वो प्रतापगढ़ में लागू हो रही है। और उन्होंने कल GRP में एक एक जो स्टेशन पे थे उन लोगों की चेकिंग की गई। उसके बाद वो रोड को उन्होंने पर्सनली रुकवाया। फिर उसके बाद शहर में कॉम्बिंग की, अतिक्रमण को लेकर के सारे चौकी इंचार्जों को लेकर के हर हल्का प्रभारियों को लेकर के उन्होंने फटकार लगाई कि कल से अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए और कल मैं शाम को फिर निकलूंगा। आज फिर निकलेंगे अतिक्रमण इस तरीके से अब देखते हैं कि जो अब देखने वाली बात ये होगी ज्ञानेंद्र की जो अतिक्रमण की कार्रवाई है उस पर कितना ज्यादा असर दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरीके से नगर पालिका वाले हैं, अगर जैसा आप बता रहे हैं, और पुलिस हटाती भी है, फिर उसके बाद अतिक्रमण हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा एक्शन लेना चाहिए, एक मिसाल पेश हो जाए कि कोई अतिक्रमण फिर से ना कर पाए। बाद में होता क्या कि जब अतिक्रमण हटाने जाती है तो लोग रोने गाने लगते हैं कि हमारे सामान को उठा के फेंक दिया, हमारे सामान को हटा दिया। लेकिन ये भी सवाल है कि क्या आपके लिए जो सड़क बनाई गई है लोगों के आम जनमानस की सुविधा के लिए है कि उसमें आराम से चल सके, अगर आप उस पर अतिक्रमण करोगे तो कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस? जरूर इस खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि महाकुंभ है और बहुत करीब है, और अगर इस तरीके से वहां पर अतिक्रमण लगा रहेगा तो बहुत बड़ी समस्या होगी लोगों के लिए। और अगर कार्रवाई कर रही है पुलिस तो उसको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि एक मिसाल बन सके, लोगों की हिम्मत ना हो सके कि फिर से वो अतिक्रमण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। कौन सी बड़ी खबर है आदर्श हरदोई से आज की? अगर जी मैं हरदोई की सबसे एक खबर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बिजली विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही मूल्य नियत चौराहे पर भी देखने को मिल रही। अभी 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ एक खबर दिलाई थी कि ये 20 रोड में 3 खंबे लगे हुए हैं, तो गलियों में कुछ मोहल्ले दिख रहे थे जिसमें खंबे जो है दीवार के सहारे लगे हुए हैं। आज ये व्यस्ततम चौराहा है मूल्य निया का चौराहा, जो मैंने अभी कुछ वीडियो भेजी है
अगर इसको प्ले करिएगा तो वो खंबे जो है दीवार के सहारा रुके हुए हैं, कुछ खंबे जो है ये टीन जो है टीन के सहारे रुके हुए हैं। और जब पानी बरसता है वो तार पानी से करंट उतर आता है और ये जो खंबे हैं उसमें जो तार जो है लचने की वजह से वो तार जो है बिजली के तार मकान में जो सूखे निकलने से यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। हमारे साथ यहाँ पर है भाई साहब, तो ये बताएं क्या खंबे क्या मामला बता। वैसे भाई आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप हमारे जन मुद्दों को रखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप बिजली विभाग की घोर उदासीनता, जिनके आम जनमानस जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये खंबे जो है किस प्रकार से लोगों को घरों को टच कर रहे हैं। बरसात का समय है, आदमी अपने बच्चों से और छोटे छोटे लोग हैं, बच्चों है, परिवार है, करंट आ जाता है। विभाग बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिम्मेदार के ऊपर कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। जबकि 2-3 बार शिकायत भी की गई इनकी, लेकिन प्रशासन और जिम्मेदार बिल्कुल मौन है। आप आदर्श एक सवाल है, आदर्श इनसे एक सवाल है, इनसे सवाल ले लीजिए, एक इनसे सवाल लीजिए कि कितने दिनों से, क्या जैसे बरसात का समय निकल गया है, अब तो ठंडी आ गई है, कितने दिनों, कितने पुरानी घटना और कितनी बार उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की इस मसले की, उसका निस्तारण नहीं हो सका है? जरा ये पूछिए इनसे। अगर जी वो विजुअल प्ले करवा दीजिए जो मैंने भेजे। हाँ वीडियो प्ले करा दे, आप ये सवाल जरा करिए, वीडियो हो जाएगा प्ले। क्या है ये लमसम साल भर होने जा रहा है और जिम्मेदारों को 1-2 बार प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों ने सुनना इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन शाम को डस्टबिन में चली जाती है। कोई भी इस प्रकार की समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। अधिकारियों अपने में मस्त है और आम जनता परेशान है। यहाँ इनका कहना है कि अधिकारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, खंबे जैसे वैसे लगे हुए हैं और एप्लीकेशन दी है उसको भी डस्टबिन में डाल दिया गया है। कहीं ये पूरा मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया है। ठंडे बस्ते में चला गया तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ी घटना घट जाएगी, अगर इससे किसी की जनहानि होगी, जिम्मेदार कौन होगा? सवाल तो ये है ना कि अगर लोगों ने, वहां के निवासियों ने वहां जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई है तो उस पर कोई संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेकर उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अगर संज्ञान लिया नहीं उन्होंने, कोई अगर कोई दुर्घटना या घटना घटती है वहां पर तो उसके जिम्मेदार होगा कौन? क्या बिजली अधिकारी सो गए? और फिर बात वही कहता हूं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि क्या सरकार क्यों प्राइवेटाइजेशन ना करे? अगर आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, इस तरीके से खंबे लटके रहेंगे, घरों के अंदर से तार गुजर जाएंगे, बारिश में करंट उतर आएगा, अगर कोई घटना घट जाएगी कौन जिम्मेदार होगा? बार बार आपको ज्ञापन दिया जा रहा है, बार बार आपको शिकायत दी जा रही है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। और जैसे ही बता रहे वहां के निवासी की 1 साल हो गए, 1 साल के में अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो तो बहुत बड़ा सवाल है वहां के अधिकारियों के लिए। सवाल उनसे करिए ना, किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश किया आदर्श आपने? और क्या उनकी तरफ से क्या उन्होंने क्या कुछ कहा, कुछ जानकारी है इस पूरे मसले पर? अखंड जी, इधर से जिला प्रशासन अभी 1 घंटे पहले लगभग जिला प्रशासन डीएम साहब की गाड़ी भी गुजरी थी, इधर सीएमओ की गाड़ी भी निकली है, लेकिन इधर किसी की नजर नहीं जा रही है। ये खंबे किस तरह से लौटे पड़े, क्या यहाँ के कमियां है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मंत्री भी निकलते हैं, विधायक भी निकलते हैं और इसी रोड पे सारे अधिकारी निकलते हैं। ये सबसे बेसिकम मूल्य में चौराहा है, वहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आदर्श एक सवाल ये भी है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है पुलिस के साथ नहीं है, जो बिजली विभाग के अधिकारी या कर्मचारी वो बताते हैं कि लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। लोग अपने घर से छज्जा बाहर निकालते हैं और जो रोड पे जो पोल्स होते हैं वो रोड पे होते हैं, लेकिन छज्जा जब निकलता है तो उसकी वजह से जो तार होते हैं, जो वायर होते हैं, उनके घरों के टच हो रहे होते हैं या उनके छज्जे के आसपास से गुजर रहे होते हैं। क्या कुछ लोगों की, क्योंकि आप वहां पर वहां पे मौके जगह पे खड़े हैं, वहां पर आप वहां पे देख सकते हैं कि क्या इस तरीके से, क्योंकि कई लोगों के जो छत होते हैं, जो छज्जे होते हैं वो आगे निकल आते हैं, तो क्या उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है कि नहीं है? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि बिजली विभाग के लोगों की गलती है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अपना छज्जा आगे निकाल लेते हैं, जो वायर उनके छज्जों के आगे से निकल जाता है। तो क्या ऐसे कुछ तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप? जी ऐसा है, जो छज्जे हम सामने खड़े हैं वो हम देख रहे हैं, हम आपको कैमरा से दिखला भी सकते हैं। वही मौके पर छज्जे जो है खंबे के बहुत पीछे है और खंबा जो है लचा हुआ है, उस वो खंबा छज्जे में टच कर गया है और टच की वजह से सारे तार जो है एक मकान को छूते हुए निकल रहे हैं। आप थोड़ा बहुत बड़ी लापरवाही है, छज्जे को दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, बहुत बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की। किसी बड़ी दुर्घटना और अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा नहीं था तो ये लोग कम से कम कार्रवाई कर सकते हैं, और 1 साल में उनको सुनाई नहीं पड़ रहा, उनके कान में जू नहीं रेंग रही है, तो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को एक
शिकायत डीएम से भी करनी चाहिए कि बिजली विभाग के अधिकारियों का जो रवैया है वो किस तरीके का है, दिखाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। कौन सी बड़ी खबर है आज की सुल्तानपुर से? अनम्यूट कर दीजिए एसपी सिंह जी। अखंड सुल्तानपुर और अमेठी दोनों जनपद के जिलाधिकारी और प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पे हैं। जगह जगह रैन बसेरा जो इनके बनाए गए हैं नगर पालिका के द्वारा या नगर पंचायत के द्वारा, उसका औचक निरीक्षण किया जा रहा है और कंबल वितरण जो है प्रशासन की तरफ से जगह जगह किया जा रहा है। और शासन डीएम मैडम का ये कहना है दोनों जनपद की कि अगर खंड के द्वारा किसी की अगर मौत हो रही है तो संबंधित अधिकारी, संबंधित प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जो है उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी होगी, उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अच्छी पहल है और सही बात है कि एक कड़ा फैसला है उनका कि अगर इस तरीके से ठंड को लेकर के अगर किसी की व्यक्ति की मौत होती है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रैन बसेरों का जो हाल है, इंतजाम है, वहां पर अगर कोशिश आप किसी रैन बसेरे के पीछे ही खड़े हैं या फिर रैन बसेरा आपसे दूर है? अगर है तो आप भी आईबीसी के दर्शकों को दिखाएं। अभी हम इस समय मौजूद हैं डीएम कार्यालय पे, भी कुछ लोग ज्ञापन देने आए हैं। उनका ज्ञापन आज हम कवर करना है। कुछ उनके खास मुद्दे हैं जो है, जो अवैध अवैध अतिक्रमण है इसको लेकर के, और जो जाम की समस्या है सुल्तानपुर में, उसको लेकर के भी डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए कई ऐसे संगठन एकत्रित हो रहे हैं, इसलिए आज हमको यहाँ एकत्रित होना पड़ा। और दूसरा समस्या ये है, अभी अमेठी जनपद का कल ही एक वीडियो वायरल हुआ, नए साल के ही दिन 2 युवकों द्वारा अराजक तत्व के रूप में ट्रक ड्राइवर को, उनको ट्रक पे चढ़ करके जो है उनकी सीट पर उसको मारा जाता है, गाली दी जाती है, वहीं प्रशासन मौन बना रहता है। शासन प्रशासन के लिए एक अभिशाप बन के ये जो अराजक तत्व जो है हर जिले में घूम रहे हैं, इनका काम ही है केवल जो है विवाद करना। मुख्य धार्मिक प्रोग्राम जो हो, या अगर कोई रोड पे कुछ हो रहा है या कहीं अगर उनको कुछ दिखाई दे रहा है तो तुरंत मारना पीटना चालू कर देते हैं और शासन प्रशासन के उसमें किरकिरी बनाए रख देते हैं ये अराजक तत्व जो। बिल्कुल, ऐसे अराजक तत्व, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ऐसे अराजक तत्व माहौल खराब करने में बहुत बड़े भागीदार होते हैं। ऐसे लोगों की वजह से पूरे के पूरे वीडियो जो भेजा है उसको दर्शकों को वायरल करके दिखाइए कि किस तरह जो है ड्राइवर को पीटा जा रहा है। जो ड्राइवर इतनी ठंड में चल रहे हैं, हम आप आराम कर रहे हैं, घर में रजाई के अंदर घुसे रहते हैं, वो बेचारे 24 घंटा गाड़ी चलाते हैं और उनके साथ ये बिहेवियर किया जाता है, उनके साथ ये अनहोनी घटना होती है। अगर वो कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है। कई कई ऐसे चालक हैं जिनकी मौतें भी हो जाती हैं, परिवार जो उनका बेघर होता है। उसका प्ले करें। बिल्कुल बिल्कुल प्ले होगा वीडियो। एसपी सिंह, सही बात है, खाद्य आपूर्ति इनके ही कंधों पर होती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सुचारू रूप से नहीं चलेगा, इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस तरीके के अराजक तत्व तो अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को सबक सिखाना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ऐसे अपराधी मनभर जो अराजक तत्व हैं, इनकी वजह से माहौल खराब हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। अब 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।